टॉपिक नंबर 3.3 टॉपिक नेम नॉन क्षत्रिय किंग्स। इस टॉपिक में कई अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में दिया गया है, तो वो नाम कंफ्यूज करता है। इसलिए पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो सातवाहन डायनेस्टी थी, इसके पहले की जो डायनेस्टीज़ थी उसमें शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी का रूल रहा है। ये वही शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी हैं जो मौर्यों के बाद में आए हैं। मौर्य एम्पायर के बाद में शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी का टाइम पीरियड यानी रूलिंग पीरियड रहा है, जो कि ब्राह्मण रूलर्स थे। शुंग और कण्व डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो ब्राह्मण थे, और ये मौर्य एम्पायर के बाद में इनका रूल आया है। फिर सातवाहनों के बाद में जो कुछ अगला एम्पायर आया है वो कई छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, जिन्हें क्षत्रप कहते थे उस टाइम। उसमें इक्ष्वाकु डायनेस्टी और वेस्टर्न के क्षत्रप ये बोला जाता है। तो सातवाहनों के प्रेडिसेसर कह सकते हैं शुंग और कण्व रहा है, और सक्सेसर में कुछ कई छोटे छोटे थे जिसे इक्ष्वाकु और क्षत्रप नाम से जानते हैं। तो ये जानना ज़रूरी था। फिर देखते हैं कि जो मौर्य रूलर्स थे ये अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनको अलग अलग नाम से, ये जो अलग अलग टेक्स्ट हैं उसमें इनको अलग अलग कास्ट का बताया गया है। जैसे ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत पुराण आता है, ब्राह्मण लिटरेचर के अंतर्गत पुराण आता है। पुराणों में मौर्यों को शूद्र कहा गया है। ऐसे ही विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो एक सोर्स भी है मौर्यों के बारे में जानने का, तो इसमें भी इनको शूद्र बताया गया है। इसी तरह विष्णु पुराण है, हिंदुओं का लिटरेचर है, ब्राह्मण लिटरेचर है विष्णु पुराण, इसमें भी इनको शूद्र बताया गया है। और मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त ने लिखी है, इसमें तो बताया गया है कि जो घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु की सहायता से मार करके मौर्य एम्पायर स्टेब्लिश किया था। तो घनानंद का जो पुत्र था वो भी शूद्र बताया है, घनानंद के पुत्र को शूद्र बताया है। तो इससे पता चलता है कि जो अगला जो रूलर हैं मौर्य, ये भी शायद शूद्र ही रहे हों। और इसी तरह से बृहत कथा मंजरी है जो कि क्षेमेंद्र ने लिखा है, और कथा सरित सागर है। इन सब में शूद्र, कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा है। इन सभी टेक्स्ट में इनको शूद्र बताया गया है। तो इतने सारे लिटरेचर हैं और सभी में शूद्र बताया गया है, तो याद कैसे करें कि सब में अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो सीधी सी एक लाइन में केवल ये याद रखना है कि जितने भी ब्राह्मण साहित्य हैं, जैसे कि पुराण है, विष्णु पुराण है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, इसमें ये जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण, इन सब में मौर्यों को शूद्र बताया गया है। और जो भी बौद्ध टेक्स्ट हैं और जैन टेक्स्ट हैं वो मौर्यों को क्षत्रिय बताते हैं, बौद्ध लिटरेचर और जैन लिटरेचर। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि जो मौर्य एम्पायर था ये काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा है कि ये जो है क्षत्रिय क्लास को बिलोंग करते थे या जो है शूद्र क्लास को बिलोंग करते थे। इस चीज़ में जो स्कॉलर्स हैं या अलग अलग टेक्स्ट हैं, इसमें काफ़ी डिस्प्यूट है। और मौर्य डायनेस्टी के डिमोलिश हो जाने के बाद शुंग और कण्व डायनेस्टी का रूल प्रारंभ होता है। मौर्य डायनेस्टी के डिक्लाइन हो जाने के बाद शुंग और कण्व डायनेस्टी का रूल प्रारंभ होता है, जो कि इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो ब्राह्मण थे। फिर इसके बाद में सेंट्रल एशिया से शकाज आते हैं। शक सेंट्रल एशिया से, यानी कि ये जो शक एम्पायर स्टेब्लिश हुआ भारत में, ये भारत के रूलर्स नहीं थे, ये भारत का किंगडम नहीं था, ये सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे। शक क्योंकि बाहर से आए थे और ये जो है यहाँ का इनका जो कल्चर था उसको फॉलो नहीं करते थे, इसलिए ब्राह्मण लोगों के द्वारा या ब्राह्मण ग्रंथों में इनको मलेक्ष कहा गया है। मलेक्ष बर्बर यानी रूड बोला गया है, इनको दूसरे देश का बताया गया है।
शकों में एक महान राजा हुआ है जिसका नाम है रुद्रदमन। ये रुद्रदमन 2nd AD के टाइम का रूलर है। ये वही रूलर है जिसने सुदर्शन लेक को रेनोवेट कराया था, क्योंकि सुदर्शन लेक जो है एक बार बहुत तेज़ तूफान आ जाने की वजह से इसका बांध टूट गया था और पूरा पानी बह गया था। तो रुद्रदमन ने ही सुदर्शन लेक को रेनोवेट किया था और इसके लिए उसने कॉमन पीपल जो वहाँ की थी, आम लोग जो थे, उनसे बिल्कुल टैक्स भी नहीं लिया था और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पैसे से इस लेक को रेनोवेट किया था। तो रुद्रदमन जो कि एक शक रूलर था, उसका एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि संस्कृत में है। रुद्रदमन का जो एक इंस्क्रिप्शन मिला है संस्कृत में, उसमें ये पता चलता है कि उसने जो है सुदर्शन लेक जो है रेनोवेट कराया था। अब जब ये इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, विद्वान लोग इस इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, स्टोरेज इस इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, तो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जिन्हें हम मलिक्ष कह रहे थे, जिन्हें हम र्यूड कह रहे थे, जिन्हें हम बहुत गलत शब्दों से उनको आज बोलते चले आए, लेकिन उन्होंने तो संस्कृत का भी स्टडी किया जिसमें से रुद्रदमन का नाम आता है। जब इनका इंस्क्रिप्शन संस्कृत में है तो ज़रूर इसको संस्कृत आती रही होगी और इसने भारत में रह करके और भारत में अच्छे काम किए, जैसे कि उसने लेक को ही जो है रेनोवेट किया, ऐसे और भी कुछ अन्य अच्छे काम किए हैं। तो फिर ये जो है यहीं से कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि कहीं पर इनको हम जो है र्यूड बोल रहे हैं, कहीं पर इनको हम मलिच्छ कह रहे हैं, पर वहीं इसने संस्कृत का अध्ययन किया हुआ था और इसने कुछ अच्छे काम किए, इस वजह से उसको फिर जो है हम एक महान रूलर के रूप में भी मानने लगते हैं, जो कि एक विदेशी था, जो कि एक बहुत ही लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। ठीक है, फिर उसके बाद सातवाहनों का बारे में लिखा हुआ है कि सातवाहनों में एक रूलर हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहता था, यानी जो सातवाहन थे ये अपने आप को ब्राह्मण रूलर्स मानते थे। और सातवाहन के बारे में एक पॉइंट जो याद रखना है कि इन्होंने ही सबसे पहली बार ब्राह्मणों को लैंड दान में देना शुरू किया। तो सातवाहन जो रूलर्स थे, ये ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जो परंपरा थी, वेदों में जो बातें बताई गई हैं वो उसको फॉलो करते थे और ये आशा करते थे कि जो सोसाइटी में अन्य क्लासेस हैं वो इस रूल्स को फॉलो करेंगी। लेकिन फिर इनके बारे में कहीं कहीं कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं कि जैसे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी थे जो अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहते थे, इन्होंने ही क्षत्रियों के घमंड को, यानी इन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करके उनका घमंड जो है चूर किया। और दूसरी बात, एक क्षत्रिय को ही राजा बनने का बताया गया है वेदों में, क्षत्रिय ही एक योग्य माना जाता है राजा बनने के। पर सातवाहन जब अपने आप को एक ब्राह्मण बताते हैं, ब्राह्मण अनूठा ब्राह्मण बोलते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने आप को, तो फिर वो कैसे एक एम्परर बन जाते हैं, कैसे वो एक रूलर बन जाते हैं, इसमें फिर आपस में कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। यानी कि ऐसा ये पता चलता है कि ये खुद ही जो समाज से अपेक्षा रखते हैं कि लोग वेदों को फॉलो करेंगे और ब्राह्मणों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो बातें बताई गई हैं, उन सब को फॉलो करेंगे, वो खुद ही नहीं फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, इसने ये जो शक रूलर था रुद्रदमन फर्स्ट, उसकी पुत्री से विवाह किया था। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि जो चाहते थे कि इंटरकास्ट मैरिज ना हो, ये बात सबको समझाते थे, बताते थे सातवाहन रूलर कि इंटरकास्ट मैरिज ठीक नहीं है। और ये खुद जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक रूलर रुद्रदमन फर्स्ट की पुत्री से विवाह किया। तो इससे ये पता चला कि ये इंटरकास्ट मैरिज इन्होंने की और जो कि वेद के हिसाब से जो बातें गई हैं वो इंटरकास्ट मैरिज गलत है और इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की। इसके अलावा बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, वेदों में तो ये भी बताया गया है कि सेम गोत्र का होने पर भाई बहन माना जाता है और इसको इंडोगोमी मैरिज माना जाता है। तो सातवाहनों में कुछ ऐसे रूलर्स हुए हैं जिन्होंने इंडोगमी की है, यानी कि अपने ही गोत्र में शादी की है। इस प्रकार से गोत्र जो सिस्टम है इसको भी इन्होंने
फॉलो नहीं किया। तो ऐसे कई सारे पॉइंट मिलते हैं, एंडोगेमी हो चाहे इंटरकास्ट मैरिज हो, वो ये खुद ही नहीं फॉलो कर रहे थे, जबकि ये समाज से अपेक्षा करते थे और चाहते भी थे कि जो रूल्स बनाए गए हैं उसको लोग फॉलो करें। तो ये टॉपिक नंबर 3.2 था।